हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो ये जनरल एग्रीकल्चर की थर्ड क्लास है। ठीक है, जनरल एग्रीकल्चर की थर्ड क्लास है। ठीक है, थर्ड क्लास है, इसका मतलब दो क्लास हो चुका है। दोनों क्लास बहुत अच्छे से देख लेना, उससे क्या होगा कि आपका जो भी इश्यूज होगा वो क्लियर होते जाएगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हाँ, स्टार्ट से देखना। ओरिएंटेशन क्लास हुआ, ठीक है, फर्स्ट हुआ आपको ओरिएंटेशन क्लास, फिर जनरल एग्रीकल्चर 1 हुआ, जनरल एग्रीकल्चर 2 हुआ, अभी देखो जनरल एग्रीकल्चर 3 हो रहा है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा रहे हैं, बहुत डिस्क्राइब करके जो भी चीज़ है सब चीज़ कराया जा रहा है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ छूटेगा, हर एक चीज़ कराया जाएगा। बहुत लंबा क्लासेस चलेगा, ये कोई छोटा मोटा क्लासेस, थोड़ा मोटा क्लासेस नहीं होने वाला है। पूरा पर्याप्त A to Z चीज़ इसमें पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग क्या बात करते हैं कि देखो, सबसे पहले क्या है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। कुछ मेल करना हो, मुझे कुछ बातें बतानी हो, वहाँ से ईमेल कर सकते हो। ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप इंडिविजुअल मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर ये जो पूरा PDF है, बहुत लोग को PDF चाहिए होता है, कोई कोई ज़रूरत नहीं है कि आप घर ले लो PDF, मगर अगर आपको चाहिए हो तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना लिया है, पेड है वो। ठीक है, वो आप इंडिविजुअल टेलीग्राम ग्रुप में जाके मुझे मैसेज करना, मैं उसका लिंक दे दूंगा और आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आज जनरल एग्रीकल्चर का क्लास 3। यहाँ पे अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले रिवीजन करते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या किए थे। देखो, लास्ट क्लास जनरल एग्रीकल्चर 2 का जो हुआ था उसमें हम लोग सबसे पहले अवार्ड्स किए। ठीक है, अवार्ड्स में क्या किए कि सारे अवार्ड्स किए, ये अवार्ड्स के क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उसको करते ज़रूर जाना। नेक्स्ट है सेंट्रल ऑफ ऑरिजिन, पोटैटो का ऑरिजिन कहाँ हुआ, किस किस क्रॉप्स का कहाँ ऑरिजिन हुआ, इंडिया में कौन कौन सा ऑरिजिन हुआ, ठीक है, चाइना का कौन सा ऑरिजिन है, ये सब करते गए। फाउंडर फादर्स देखें, थोड़ा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में देखें, ड्राई फार्मिंग क्या होता है, ड्राईलैंड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग। ठीक है, थोड़ा सा देखें ग्रोइंग रीजन्स, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कितने डेज तक रहते हैं, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लीफ एरिया इंडेक्स, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट ये जो आपको कुछ फॉर्मूले वाले क्वेश्चन हैं, वो 2-3 सालों से हर बार एक क्वेश्चन दे दे रहा है। देखो, इस बार लीफ एरिया इंडेक्स का भी क्वेश्चन आ गया है ना। जो भी आप प्रीवियस ईयर फॉलो कर रहे हो आपको पता चल रहा होगा कि ये सब क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स C, और इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं थर्ड क्लास में। ठीक है, ओ, तो अभी भी कुछ बहुत सारी चीज़ बचे रह गए हैं। हाँ, उसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे सबसे पहले करेंगे मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, जिसको बोलते हैं MAI। ठीक है, MAI क्या है? मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, ये होता क्या है एक्चुअल में, पहले हम लोग को देखना है कि ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हम लोग बात करते हैं कि रेनफॉल प्रोबेबिलिटी जो है, रेनफॉल प्रोबेबिलिटी एट 50%, 50% प्रोबेबिलिटी में कितना रेनफॉल होगा, डिवाइडेड बाई PET। PET क्या है? PET है पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इवेपो इवेपो ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ओके। तो होता क्या है, मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको रेनफॉल प्रोबेबिलिटी दे देगा और PET दे देगा और आपको निकालना होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, या तो इसके और भी डिफरेंट चीज़ें पूछ देंगे कि PET का फुल फॉर्म क्या होता है इन MAI। हाँ, ऐसे करके मतलब आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि MAI है क्या, PET क्या है, रेनफॉल एट 50% है, 40% है, 30% है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्रो क्लाइमेटिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में देख लेते हैं। क्या देखते हैं? इंपॉर्टेंट एग्रो क्लाइमेटिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, क्या देखते हैं? एग्रो क्लाइमेटिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखो, एग्रो क्लाइमेटिक कॉन्सेप्ट्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहला जो होगा वो हम लोग बात करेंगे एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक
रीजनल प्लानिंग। अगर इसकी बात करें ना तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये 1988 में आया, ठीक है। इसका कंसेप्ट स्टार्ट कब हुआ, ये आपको 1988 में अंडर 7th प्लानिंग कमीशन। पहले प्लानिंग कमीशन चलता था, अब तो नीति आयोग आ गया, ठीक है। तो ये 7th प्लानिंग कमीशन में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ACZ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। इसमें क्या चीज़ पढ़ने को है, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में आपको जानना क्या है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो है वो दो प्रकार में डिवाइड, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को दो तरह से एलैबोरेट किया गया है। हाँ, कैसे दो तरह से एलैबोरेट किया गया है, देखो, एक तो प्लानिंग कमीशन ने एलैबोरेट किया था इसको, ठीक है, प्लानिंग कमीशन, और एक क्या किया ना, आईसीआर ने एलैबोरेट किया। दो लोगों ने अपने अपने ढंग से एग्रो क्लाइमेटिक जोन को एलैबोरेट किया। बेसिकली ये जो प्लानिंग कमीशन वाला था ना, वो इन लोगों ने डिवाइड किया इन 15 ACZ में, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में। जनरली अभी भी यही चल रहा है, ठीक है। जनरली आप डिवाइड जब देखोगे ना, जब बुक्स में, तो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को इंडिया का जो मैप है ना, जैसे इंडिया का ये जो ऐसे करके मैप होता है, उसको 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया है, डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में। उसको हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे अच्छे से, मिसलेनियस या एग्रोनॉमी में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग जनरल एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, तो एकदम बेसिक्स करते जाएंगे। और ये जो आईसीआर है ना, आईसीआर ने इसको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 131 पार्ट में, ठीक है, 131 पार्ट्स में, 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ऐसे करके लिख दो, ठीक है। ओके, फिर आपको एक चीज़ आता है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स में, इसमें देखेंगे एक और चीज़ हम लोग देखेंगे, एग्रो इकोलॉजिकल रीजंस, AER बोलते हैं इसको, एग्रो इकोलॉजिकल रीजंस, ठीक है। इसमें क्या है कि इसको भी डिवाइड किया गया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। NBSSLUP ने इसको डिवाइड किया 21 पार्ट में, देन आईसीआर ने फिर से इसको डिवाइड किया, आईसीआर ने डिवाइड किया 8 पार्ट में, ठीक है। देखो, इनका बेसिस क्या है डिवाइड करने का, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स और एग्रो इकोलॉजिकल रीजंस का बेसिक्स क्या है, मतलब बेसिस, किस बेसिस पे इन लोग आपको जो एरिया है उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो देखो, इसको थोड़ा सा विस्तार में अगर समझते हो तो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, है ना, तो ये क्लासिफिकेशन का किस बेसिस पे होता है, तो हम लोग लिखेंगे क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टोपोग्राफी, ठीक है। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो टोपोग्राफी पे बेस्ड होता है, ठीक है। ओके, देन हम लोग क्या देखेंगे, टेम्परेचर, ठीक है। आपको फिर क्रॉपिंग पैटर्न, उस एरिया का क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, इन सब चीज़ों पे बेस्ड होता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन का जो ये जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में जो डिवाइड किए हैं, उसका एक बेसिस होता होगा कैसे डिवाइड कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे होता है, किस चीज़ों पे होता है, टोपोग्राफी, टेम्परेचर, क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन बेसिस क्या होता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन किस चीज़ पे बेस्ड होता है, वो होता है बायोक्लाइमेट, ठीक है। LGP क्या होता है, LGP होता है लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, मतलब कितना LGP है किसी चीज़ का, किसी प्लेसेस का, मतलब उसके टेम्परेचर से पता चलता है कि उसका लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड कितना है, ठीक है। फिर आपको फिजियोग्राफी से भी पता चलता है, फिजियोग्राफी, ठीक है। इन सब चीज़ों से क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि ऐसे जो कॉन्सेप्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे ड्राउट,
ड्रॉट। ड्रॉट को डिफाइन कैसे करते हैं ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। ड्रॉट होता क्या है एक्चुअल में। देखो अगर कहीं रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, एक एरिया में ना रेनफॉल हो रहा है, कितना हो रहा है, हमेशा 100% रेनफॉल होता था, मान लो यहाँ पे रख लो ना 200 kg रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, या तुम रख लो 100% को 100 kg, एक एग्जाम्पल है 100 kg। अब क्या हो रहा है ना कि ये रेनफॉल 100% होता था, पर इस बार 74% हो रहा है, मतलब 75% से कम रेनफॉल हो रहा है। मतलब हो क्या रहा है कि 100 kg के जगह इस बार जो हुआ जो भी रेनफॉल, 100 kg लिखना बहुत सही नहीं होगा, 100 लीटर लिखते हैं, हम लोग को 74 लीटर ही पानी बरसा, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया को हम लोग ड्रॉट बोलेंगे, ठीक है, इट्स अ ड्रॉट। क्यों ड्रॉट हुआ, क्योंकि 75% से कम हुआ, 75% से कम अगर रेनफॉल हो रहा है तो उस सिचुएशन को ड्रॉट बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि जो ड्रॉट है, ड्रॉट को क्या बोलते हैं कि इफ़, अगर इसको हम लोग लिखते हैं बहुत अच्छे से, अ सिचुएशन, इसको हम तो एग्जाम्पल के लिए था तो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ओके, चलिए। अ सिचुएशन, ठीक है, इन अ ईयर, एक पूरे साल की बात हो रही है, ठीक है, व्हेन एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 75%, ठीक है, ऑफ द नॉर्मल, अगर नॉर्मल से एनुअल रेनफॉल 75% कम हो रहा है तो उसको ड्रॉट बोलते हैं। ड्रॉट का देखो एक और पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं, सीवियर ड्रॉट। सीवियर ड्रॉट। अब ये सीवियर ड्रॉट क्या है, देखो सब सब चीज़ यहीं पे है, हर चीज़ इसी के जैसा होगा, पर ये जो रेनफॉल होगा ना ये लेस देन 50% होगा, लेस देन 50%, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अगर पूरी 100 लीटर रेनफॉल गिर रहा था तो अभी 49-48%, मतलब 50% से कम हो जा रहा है, तो उसको सीवियर ड्रॉट बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ड्रॉट और सीवियर ड्रॉट क्या होता है, डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम लोग, उसका नाम है इवेपो ट्रांसपिरेशन। इवेपो ट्रांसपिरेशन। अब ये इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या है, ठीक है। देखो इवेपो ट्रांसपिरेशन को बहुत अच्छे से समझोगे ना तो हम लोग ये देखेंगे कि इवेपो, ठीक है, ये इवापोरेशन जो हो रहा है ना, इवापोरेशन जो हो रहा है ना इज़ फ्रॉम सॉइल सरफेस, और ये जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है ना, ट्रांसपिरेशन इज फ्रॉम, ये कहाँ से हो रहा है, प्लांट सरफेस मतलब ऑफ कोर्स लीफ से हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ होता है इसका कॉन्सेप्ट इवेपो ट्रांसपिरेशन का, ठीक है। तो ये जो ये इन चीज़ों में इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि 60 से 70% ऑफ रेनफॉल, जो भी रेनफॉल गिरता है ना उसका 60 से 70% ऑफ रेनफॉल लॉस थ्रू इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। सोचो 60 से 70% लॉस हो जाता है इवेपो ट्रांसपिरेशन से, इट्स अ ह्यूज थिंग। मतलब कुछ सॉइल सरफेस से जाता है इवेपोरेशन के रूप में, कुछ ट्रांसपिरेशन के रूप में प्लांट सरफेस से जाता है, ठीक है। तो इवेपो ट्रांसपिरेशन कितना एक फैक्टर प्ले करता है। अब देखो अब क्या होता है ना कि इवेपो ट्रांसपिरेशन को हम लोग घटाना चाहिए, ऑफ कोर्स रेनफॉल का जो पानी है वो लॉस हो रहा है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि हाउ टू रिड्यूस इट, ठीक है, हाउ टू रिड्यूस, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेपो ट्रांसपिरेशन, हाउ टू रिड्यूस, कैसे रिड्यूस करें, ठीक है। तो देखो रिड्यूस करने के लिए बहुत सारा उपाय है, उसका 2-3 उपाय हम लोग देख लेंगे। रिड्यूस थ्रू मल्चेस, ठीक है, मल्चिंग कर देते हैं, ठीक है। मल्चिंग एक अच्छा फैक्टर है इवेपो ट्रांसपिरेशन को कम करने का, ठीक है।
फिर आपको विंड ब्रेक्स लगा देते हैं। फिर आपको एक और चीज़ होता है एंटी ट्रांसपेरेंट्स। कितने प्रकार के एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, वो सब हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, बहुत डिटेल्ड वे में स्टडी करेंगे हर चीज़ को, ठीक है। तो इवेपोट्रांसपिरेशन का कॉन्सेप्ट देखो यही है ना। ओके, तो हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे देख लिए। देखो एंटी ट्रांसपेरेंट जो है ना, एंटी ट्रांसपेरेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि प्लांट सरफेस में हम लोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ये जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है ना, ये जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है इसको कम करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा एंटी ट्रांसपेरेंट भी देख सकते हैं अगर तुम चाहो तो। एंटी ट्रांसपेरेंट्स, ठीक है। ओके, एंटी ट्रांसपेरेंट में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है। देखो एंटी ट्रांसपेरेंट सबसे पहले क्या करता है, ये होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है, ये चीज़ देख लेते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये इट्स अ काइंड ऑफ मटेरियल जो कि अप्लाई किया जाता है, अप्लाइड टू प्लांट सरफेस। वाई, क्यों किया जाता है? टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि ना ट्रांसपीरेशन को कम करना, क्योंकि रेनफॉल बहुत लॉस हो जा रहा है ना। यहाँ ऊपर हम लोग पढ़े ना 60 से 70% हमारा रेनफॉल लॉस हो जाता है। अब देखो जो एंटी ट्रांसपेरेंट है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एंटी ट्रांसपेरेंट जो है, ये जो प्लांट सरफेस में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो प्लांट सरफेस के किस किस पार्ट पे अप्लाई कर रहे हैं और कैसे प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो एंटी ट्रांसपेरेंट जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। इसको हम लोग ऐसे करके अच्छे से बना लेते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक एंटी ट्रांसपेरेंट होता है, इसको बोलते हैं स्टोमाटा क्लोजिंग टाइप। स्टोमाटा क्लोजिंग टाइप, ठीक है। ये क्या होता है भाई, स्टोमाटा क्लोजिंग टाइप? हाँ, ये क्या करता है ना, ये स्टोमाटा को क्लोज कर देता है। हाँ, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे कि दे रिड्यूस वाटर लॉस को कम कर देता है। अल्टीमेट एम तो हमारा एंटी ट्रांसपेरेंट का क्या है कि वो ट्रांसपीरेशन से बचाए। तो स्टोमाटा क्लोजिंग टाइप क्या करता है कि ये वाटर लॉस को रिड्यूस कर देता है। कैसे? बाय क्लोजिंग स्टोमाटा, ठीक है। ये स्टोमाटा को ही बंद कर देता है, तो वाटर लॉस बहुत कम हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नाम है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? फिल्म फॉर्मिंग। ये क्या करता है ना कि ये आपको लीव्स पे, स्टेम्स पे एक फिल्म बना देता है, जो कि जब सन का रेस लगता है ना, तो वो क्या करता है कि वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। फिल्म मतलब एक, समझ रहे हो ना, फिल्म एक ऊपर से परत चढ़ा देना, ठीक है। तो ये कैसे करता है? ये इट एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर। ये फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है बाय हैविंग थिन फिल्म। अब इसका एग्जाम्पल भी होगा, इसका एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, इसको आपको याद भी रख सकते हो। देखो मोबी लीफ, ठीक है, मतलब मुझे याद हो जाता है बहुत अच्छे से। सिलिकन, आपको ऑयल्स, आपको वैक्सेस, ठीक है। फिर आपको हेक्साडेकेनॉल, ठीक है। ये सब आपको एक फिजिकल बैरियर के रूप में यूज होता है। इट्स अ काइंड ऑफ फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे? नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप। ये क्या होता है ना, ये रेस को ही रिफ्लेक्ट कर देता है। उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होता है, ये कम हो जाता है, ठीक है। ये क्या, ये काइंड ऑफ केमिकल है, ठीक है। दीज आर केमिकल्स, इसको रेड से कर देते हैं। दीज आर केमिकल्स, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है केओलिन।
केओलिन, एग्जाम्पल है केओलिन। अप्रॉक्सीमेटली 5% जो होता है वो ट्रांसपिरेशन लॉस को रिड्यूस करता है, 5% रिड्यूस, ठीक है, 5% रिड्यूस करता है ट्रांसपिरेशन को, ठीक है। अब एक और चीज़ है, एक काइंड ऑफ ये आप केमिकल बोल सकते हो जो कि हार्मोन के रूप में भी यूज़ होता है, इसको बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट। क्या नाम है इसका? ग्रोथ रिटार्डेंट। ओके, अब इसमें क्या है, ग्रोथ रिटार्डेंट में क्या है, ये केमिकल क्या करता है ना कि ग्रोथ ही रोक देता है, ग्रोथ रोक देगा, एरिया कम हो जाएगा, तो जो ट्रांसपिरेशन लॉस है वो भी कम हो जाएगा। ये क्या करता है, इट रिड्यूस ग्रोथ, ग्रोथ को कम कर देता है, ठीक है। इट रिड्यूस ग्रोथ किस चीज़ का, ऑफ शूट्स, एंड इंक्रीज रूट ग्रोथ, रूट ग्रोथ को बढ़ा के शूट ग्रोथ को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, साइको सेल, इसको ट्रिपल सी भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे PAR। PAR क्या होता है भाई, PAR क्या होता है, फोटोसाइंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ठीक है, फोटोसाइंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। ओके, PAR का क्या मतलब है भाई, देखो फोटोसाइंथेटिक एक्टिव रेडिएशन क्या होता है ना कि जो एक डेफिनेट वेवलेंथ होता है जिसमें आपको जो फोटोसाइंथेसिस होता है ना मोस्ट एक्टिव होता है, ठीक है। लिख सकते हो अ डेफिनेट वेवलेंथ वेयर फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव। ये वेवलेंथ होता कितना है, ये होता है आपको 0.4 से 0.7 UM, ठीक है। इसको आप नैनोमीटर में अगर आप देखोगे रेडिएशन को तो 400 से 700 NM, ठीक है। यहाँ और लिख दो, ये दोनों सेम ही है, ओके। चलो, तो इन चीज़ों में हम लोग क्या देखें कि इसका एक यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट आजकल आपको पता है, यूनिट एग्जाम में पूछ देता, तो यूनिट क्या है, यूनिट होता है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन और इफ़ यू कैन से वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट आजकल एग्जाम में आप लास्ट ईयर ही देखे होंगे कि यूनिट पूछ दे रहा है। चलो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे एल्बेडो क्या होता है। एल्बेडो, एल्बेडो क्या होता है, एल्बेडो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंपल क्या होता है ना कि देखो रेशियो होता है, देखो मान लो ये सन है, इसको मैं बहुत अच्छे से तुमको डिटेल में बता दे रहा हूँ, और ये अर्थ है ना, तो यहाँ सन का जो रेज रिफ्लेक्ट इसमें आ रहा है, और इसका जो ये जो सन है, ये जो अर्थ है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। मान लो ये 100 यूनिट एनर्जी अर्थ को दे रहा है ना, तो ये हो सकता है 70 या 80 रिफ्लेक्ट कर रहा हो हमारा अर्थ जो है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ही एल्बेडो इफेक्ट बोलते हैं। एल्बेडो इफेक्ट बहुत बढ़ने से दिक्कत होता है। तो देखो क्या होता है, इट्स अ रेशियो, ठीक है, इट्स अ रेशियो ऑफ इनकमिंग टू आउटगोइंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ रेशियो, इसको परसेंटेज में भी हम लोग बात करते हैं, इट इज इन परसेंटेजेस में हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। तो क्रॉप सरफेस का एल्बेडो कितना होता है, एक लमसम रेशियो हम लोग को पता रहना चाहिए। अगर हम लोग एल्बेडो देखते हैं क्रॉप सरफेस का, क्रॉप सरफेस
हाँ, अगर हम लोग क्रॉप सरफेस की बात करें तो इसका एल्बेडो होता है 23 से 30%। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एल्बेडो मोस्ट प्रोबेबली लमसम ये होता है, ये एकदम फिक्स नहीं रहता है, लमसम। अगर हम लोग यही बात फ्रेश स्नो का देखें, फ्रेश स्नो का आपको एल्बेडो इफेक्ट देखें तो इसका फ्रेश स्नो का देखिए 75 से 95%, मतलब स्नो में ना रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, पर क्रॉप्स में ना रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे ये अर्थ है, अर्थ में यहाँ पे क्रॉप्स है, यहाँ पे सन है, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आएगा ना जितना, वो उतना एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे फंस के रह जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है कि फ्रेश और स्नो में क्या होता है, स्नो पूरा रिफ्लेक्टिंग एजेंट होता है, जितना इस पर आ रहा है उतना ही रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है एल्बेडो। तो फ्रेश स्नो का देख लो और क्रॉप सरफेस का देख लो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, MDI। MDI क्या होता है, मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स, मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड MDI, मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स, ठीक है। देखो ये जो MDI है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये जो ICR है ना, हाँ ICR, जो आपने सुना होगा नाम AIRCP, हाँ AIRCP, AIRCP क्या होता है, ऑल इंडिया रिसर्च कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑल इंडिया रिसर्च कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो AIRCP है ना, ये बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन ICR। ICR जो है ये अडॉप्ट करता है MDI को, ठीक है। MDI का जो इंडेक्स है उसको अडॉप्ट करता है जब AIRCP ऑल इंडिया रिसर्च कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट बनाता है, तो ठीक है। तो ये MDI है क्या, हाँ MDI को कैसे हम लोग फॉलो करते हैं, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। MDI का वैल्यूज़ देखते हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं वैल्यूज़ ऑफ MDI। MDI एक मापदंड से चलता है, तो MDI का वैल्यूज़ जो हम लोग हैं उसको कैसे देखेंगे कि देखो 3 प्रकार के होते हैं सिचुएशन। 3 प्रकार के सिचुएशन कौन से होते हैं, सबसे पहला होगा तुमको सब ह्यूमिड, ठीक है। नेक्स्ट होगा तुमको सेमी एरिड, और नेक्स्ट सिचुएशन तुमको क्या होगा, नेक्स्ट सिचुएशन होगा एरिड सिचुएशन, ठीक है। 3 प्रकार के सिचुएशन जनरली होते हैं जो वैल्यूज़ में डिफाइन होते हैं अकॉर्डिंग टू MDI, ठीक है। तो ये जो सब ह्यूमिड होता है ना, ये होता है 0 to 33.3, ठीक है। आपको अगर हम लोग बात करें सेमी एरिड का वैल्यू कितना होता है, सेमी एरिड का वैल्यू होता है -33.3 टू -66.6, और अगर एरिड का सिचुएशन है तो मोर देन -66.6 ये होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ पूछ सकते हैं, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा ह्यूमिडिटी के बारे में देख लेंगे, ठीक है। ह्यूमिडिटी में हम लोगों को क्या देखना है, ह्यूमिडिटी में हम लोग को सबसे पहले देखना है कि व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी एक्चुअल में होता क्या है, बस कुछ नहीं होता है, इट्स कॉल्ड वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। ह्यूमिडिटी होता है क्या है, वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर है ना, उसको नापना, ठीक है, उसको पता करना, इट्स कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी देखो 3 प्रकार के होते हैं, ह्यूमिडिटी भी हम लोग 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों के जो ये जो होते हैं आपको यूनिट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक होते हैं एब्सोल्यूट, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, और एक होते हैं स्पेसिफिक, ठीक है। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें ना, तो ये परसेंटेजेस में आप लोग देखोगे, ठीक है। अगर हम लोग एब्सोल्यूट की बात करें तो ग्राम पर मीटर क्यूब में आपको दिखेगा, और यही स्पेसिफिक जो है वो ग्राम पर केजी में दिखेगा, ठीक है। इसके यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। अगर हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को RH भी लिख सकते हैं,
तो ये होता क्या है, वाटर वेपर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर बाई, ठीक है, बाई वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन, ठीक है। ये होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। चूंकि ये परसेंटेज में है तो इसको हम लोग 100 से इंटू भी करेंगे, ठीक है। तो ये है आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन, ठीक है। ये आपको परसेंटेज में होता है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, ये सबसे ज़्यादा मोस्टली यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की बात करें तो मोस्टली यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर एस्पेक्ट्स में हम लोग बात कर रहे हैं तो मोस्टली आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही बात करेंगे। इन सब चीज़ों का आप यूनिट याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्या होगा, प्रेसिपिटेशंस के फॉर्म्स देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। देखो जनरल एग्रीकल्चर में क्या होता है ना, हर एक पार्ट से आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ कवर किए जाएंगे। जनरल एग्रीकल्चर स्टार्ट में मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ कि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए कि आप पढ़ क्या रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एग्रोनॉमी पे जाएंगे, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक, हर एक चीज़ बहुत डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में ना हम लोग ना ड्रॉप्स के साइज़ देखेंगे। हाँ, जैसे मान लो हम लोग रेन की बात कर रहे हैं, हाँ, तो रेन के ड्रॉप्स के साइज़ क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो रेन के ड्रॉप्स के साइज़ बेसिकली क्या होता है कि 0.5 mm से, ठीक है, 6 mm तक, 0.5 mm से 6 mm तक जो ड्रॉप के साइज़ है इसको हम लोग बोलते हैं रेन के ड्रॉप के साइज़, ठीक है। यहीं पे अगर हम लोग बात करें ड्रिजल की, ड्रिजल, ठीक है, तो यहीं से अगर हम लोग ड्रिजल की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 0.5 mm से अगर कम, इससे भी छोटा है तो उसको हम लोग रेन नहीं ड्रिजल बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, रेन और ड्रिजल में डिफरेंस हमें याद रखना है। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा आज का। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि रिलेटेड रहते हैं टू क्रॉप्स। क्रॉप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे, चलो देख लेते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्यूरिंग। क्या देखेंगे, क्यूरिंग, ठीक है। क्यूरिंग किस में होता है, क्यूरिंग आप बेसिकली आप कहाँ पे देखोगे, क्यूरिंग आप देखोगे टोबैको, फिर आप लोग देखोगे क्यूरिंग ऑन टी। तो हमें याद रखना है कि क्यूरिंग किस में होता है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निपिंग। निपिंग किस में होता है, निपिंग, निपिंग किस में होता है, एनी गेसेस। निपिंग होता है ग्राम में, निपिंग होता है कॉटन में, ओके। नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट होता है रैपिंग, ठीक है, रैप कर दिया जाता है, जैसे गिफ्ट रैप करते हैं ना वैसे रैप कर दिया जाता है। तो रैपिंग आप जनरली किस में देखोगे, रैपिंग आप देखोगे शुगर केन में, शुगर केन में आप रैपिंग देखोगे। नेक्स्ट चीज़ें क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थ्रैशिंग। थ्रैशिंग, थ्रैशिंग किस में होता है, थ्रैशिंग भी डेफिनेटली शुगर केन में ही होता है, शुगर केन में, ओके। फिर आपको एक टर्म्स आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसका नाम है प्रॉपिंग। प्रॉपिंग, प्रॉपिंग किस में होता है, प्रॉपिंग इज जनरली डन इन बनाना, प्रॉपिंग इज डन इन बनाना, ओके। फिर एक होता है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग किस में होता है भाई, तो स्ट्रिपिंग जो होता है वो होता है जूट में, स्ट्रिपिंग इन जूट। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट, 5-6 इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट में हम लोग कुछ ऑयल परसेंटेज और ये सब प्रोटीन परसेंटेज ये सब देख लेंगे, और दो हार्डली 2 वीडियोस और 3 वीडियोस और रहेगा जनरल एग्रीकल्चर। फिर हम लोग डिटेल्स में स्टार्ट करेंगे। व्हाट यू वांट आप बता देना मुझे, आप डिटेलिंग मुझे बता देना कि आपको क्या किस चीज़ में चाहिए। या तो हम लोग हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करेंगे, हाँ, इफ़ यू वांट लाइव स्टॉक भी स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी मुझे बहुत मज़ा नहीं आता है, मतलब एग्रोनॉमी इतना सिंपल सा है और एक चीज़ को घुस घुस के पढ़ते जाओ। इफ़ यू वांट एग्रोनॉमी भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको जो भी मन हो, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे आप बता देना, वही चीज़ स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे बहुत आराम से, ठीक है। सब वीडियोस को देखते रहना, लाइक प्लीज़ कर दिया करो, एटलीस्ट व्हाट आई वांट इज़ लाइक फ्रॉम यू गाइस, लाइक और कमेंट, ठीक है। इंगेजमेंट बढ़ता है उससे, मैंने ऐसा सुना है, मुझे भी बहुत नॉलेज नहीं है बट सुना है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।